प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कैरियर बूस्टर ऐप के ऊपर। आज हम सीखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं कि गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन किसने दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो महाशय आपको नजर आ रहे हैं यहां पर, ये है सर आइजैक न्यूटन, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गति के 3 नियम हमें दिए। लीजिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में यानी 1687 एडी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, इन्होंने एक बुक लिखी प्रिंसिपिया, और इसी बुक के अंदर इन्होंने अपने लॉज ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट किया, यानी कि लॉ ऑफ मोशन को इन्होंने उसके अंदर दर्शाया अपनी बुक प्रिंसिपिया में। और इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। यानी जो भी लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं उसके साथ न्यूटन का नाम लगता है, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर बेइंतहासा कार्य किया था। तो 3 नियम कौन कौन से हैं न्यूटन के, लीजिए हम उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि रुकी हुई है, जैसे ये पेन है, ये रुका हुआ है, ठीक है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और क्या कह रहा है कि और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है, अगर कोई वस्तु चल रही है तो न्यूटन ने कहा कि वह चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो ये न्यूटन ने बहुत बड़ी बात कह दी प्यारे विद्यार्थियों। इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा न्यूटन ने क्यों कहा, क्या यह सत्य है, क्या वास्तव के अंदर ऐसा है कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए या चलाने के लिए कोई बल न लगाया जाए। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड इफ इट इज इन मोशन, और अगर यह गति में है तो यह गति में ही रहेगा। इट रिमेन इन मोशन, अगर यह गति में है, इट रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल एनी फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, एनी फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए तब तक अगर वह रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और चलती हुई है तो चलती हुई रहेगी। अब रुकी हुई बात तो आपको समझ में आ गई कि मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, ये रुका हुआ है, और अब मैं कहूंगा कि ये रुकी हुई ही रहेगी जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स न लगाता। अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये चलेगा प्यारे विद्यार्थियों। पर दूसरी जो बात इसने कही कि अगर कोई वस्तु गति में है, चल रही है, तो वो चलती ही रहेगी। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं सर, यहां पर हमें बात समझ में नहीं आई। आखिर ये माजरा क्या है कि अगर हमने किसी गेंद को धकेल दिया तो कुछ देर बाद तो वह रुक जाती है। न्यूटन तो कह रहे हैं कि अगर वो गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बल न लगाया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि न्यूटन ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी बॉल को किक करते हैं वो गति में आ जाती है ना, फिर वो रुकती क्यों है? क्योंकि धरती और बॉल के बीच में बल लगता है। उस बल को हम बोलते हैं घर्षण बल, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो घर्षण बल है जो उस वस्तु को रोक देता है। तो न्यूटन द्वारा कही गई बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि न्यूटन ने क्या किया, जब एक गेंद को एक ऐसे फर्श पर लुढ़काया जिसके ऊपर घर्षण बल नहीं था, तो वह गेंद पूरा दिन लुढ़कती रही। तो न्यूटन ने यह बात साबित कर दी कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई बल यानी कि फोर्स न लगाया जाए। ठीक है,
तो ये था न्यूटन का पहला नियम, और इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कई बार तो पेपर में यही आता है प्यारे विद्यार्थियों कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, जड़त्व का नियम क्या है। तो न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, जड़त्व में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु चलती हुई है तो वो चलती हुई ही रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए या चलाने के लिए कोई बल नहीं लगाया जाता। तो लीजिए कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि वास्तव के अंदर क्या न्यूटन की बात सही है। उदाहरण नंबर 1, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। गाड़ी में बैठे हुए हो आप, एकदम से बस ने ब्रेक चल पड़ी, चलते ही आप क्या होगे, एकदम पीछे की ओर गिरोगे। कारण क्या था कि बस चल पड़ी, लेकिन आप जो है वो विराम अवस्था में थे। इसी कारण से बस के चलने के कारण आपको पीछे की ओर झटका लगता है। कारण इसके पीछे जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कि कोई वस्तु जड़ में है तो वो जड़त्व में ही रहती है, रेस्ट में ही रहती है। तो उसके पीछे कारण ये है कि आपका शरीर रेस्ट में होता है और बस गति में आ जाती है, जिस कारण से आपको एकदम से जर्क महसूस होता है, आप पीछे की ओर गिरते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन की गति का पहला नियम। दूसरा, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आप बैठे हुए, आपका शरीर भी बस के साथ गति में है, लेकिन जैसे ही बस ने ब्रेक लगाई तो क्या हुआ, बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन आपका शरीर बस के साथ गति में ही था। तो होता क्या है, आप आगे की ओर गिरते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो मैंने आपको इमेज दिखाई है, इसको ध्यान से देखिएगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर यह बोला जाता है कि वाई सीट बेल्ट इज नेसेसरी, सीट बेल्ट क्यों लगाई जाए, सीट बेल्ट क्यों जरूरी है। उसके पीछे काम करता है न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि होता क्या है, जब तक हम सही चल रहे हैं तो ठीक है, गाड़ी ठीक चल रही है तो ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता कि गाड़ी किसी भी व्हीकल से टकरा गई या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा गई, उस स्थिति में क्या होगा, जैसे गाड़ी टकराई, गाड़ी गति से एकदम से रेस्ट में आ जाती है, आपका शरीर गाड़ी के साथ मोशन में ही रहता है। एकदम से व्यक्ति गाड़ी से निकल करके बाहर आकर के गिरता है शीशे से, यानी कि जो आगे का जो विंड स्क्रीन लगी होती है गाड़ी की, उसको तोड़ते हुए बाहर निकलता है। कारण होता है गाड़ी की स्पीड जो बहुत ज्यादा होती है और टकराते ही वह बहुत तेजी से विराम अवस्था में आ जाती है, जिस कारण से अंदर बैठा हुआ व्यक्ति एकदम से विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए बाहर गिरता है। इसलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जड़त्व के नियम के कारण आपकी जान पर भी बन सकती है। तीसरा, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि गोली बहुत अत्यधिक वेग से कांच के अंदर से गुजर जाती है, जबकि पत्थर जो है वो लगने पर कांच को क्या कर देता है, चकनाचूर कर देता है। नेक्स्ट, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसके पीछे भी जो लॉजिक काम करता है प्यारे विद्यार्थियों, वो जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। कैसे, कुछ एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जब हम, ये पेड़ की टहनी है, पेड़ भी विराम अवस्था में है, टहनी और उस पर लटके हुए फल भी विराम अवस्था में है। जब हम टहनी को हिलाते हैं तो होता क्या है, टहनी तो गति में आ गई, लेकिन जो फल थे वो विराम अवस्था में ही थे, इस कारण से फल टूट करके नीचे गिर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर में कोई दरी है, क्या है, दरी है, दरी को हम डंडे से पीटते हैं, डंडे से दरी को पीटते हैं, तो पीटने पर क्या होता है, धूल उस दरी से निकल करके अलग हो जाती है। इसके पीछे भी जो नियम काम करता है प्यारे विद्यार्थियों, वो न्यूटन की गति का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम काम करता है। ये जितने भी उदाहरण मैं बता रहा हूं ना, इनमें से कोई भी अगर उदाहरण पेपर में आता है तो आप न्यूटन की गति के पहले नियम या जड़त्व के नियम को टिक कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। कैसे, देखिए, दरी को जब हम पीटते हैं
तो दरी विराम अवस्था में गतिज अवस्था में आ जाती है डंडा मारने पर, लेकिन उसके जो धूल कण होते हैं वो फिर भी विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट में ही रहते हैं, जिस कारण से दरी को पीटने पर वो दरी से अलग हो जाते हैं। है ना कमाल। तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, दूसरा नियम, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? वस्तु के संवेग। संवेग क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता चुका हूं। संवेग को कहते हैं P यानी मोमेंटम, और ये होता है m गुणा v। m यानी होता है मास यानी द्रव्यमान, और v होता है वेग यानी वेलोसिटी, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग को हम कहते हैं संवेग। तो ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, कि संवेग बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर बल कितना लगा, यानी बल के समानुपाती है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है? उस पर लगने वाले बल के समानुपाती है। समानुपाती यानी अगर बल ज्यादा लगेगा तो संवेग भी ज्यादा, बल कम लगेगा तो संवेग भी कम लगेगा। बल के ऊपर डिपेंड करता है संवेग। समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के मतलब समान रूप से काम करेंगे। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या कह रहा है सेकंड नियम? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है इसके अंदर, फिर भी लिख देता हूं मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड force. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. कैसे? एक चित्र देखिए। संवेग तो मैंने आपको बता दिया ना किसके होता है? P इज इक्वल टू होता है प्यारे विद्यार्थियों m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग, m इंटू वी। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो प्यारे विद्यार्थियों अब यहां पर यह चित्र देखिए। यह व्यक्ति 400 किलो के एक पत्थर को धकेलने का प्रयास कर रहा है, पूरा जान निकल रही है इसकी, लेकिन पत्थर नहीं सरक रहा। यही व्यक्ति जब 40 किलो के पत्थर को धकेल रहा है तो हंस रहा है, कारण कि ये इजीली धकेल पा रहा है। तो इसने कहा कि जो बल है, संवेग क्या होता है कि किस वस्तु पे द्रव्यमान कितना है और वो किस वेग से चल रही है, उस पर द्रव्यमान कितना है और किस वेग से चल रही है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो आप उसको वेग में नहीं बदल पाओगे। वेग समझते हो ना? वेग होता है कि कितनी विस्थापन तय किया उस वस्तु ने और कितने समय में किया, यानी कि एक तरह से अगर कहें तो उस वस्तु की वेलोसिटी कितनी है, किस गति से वो जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर देखा जाए m ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, मान लो ये 400 किलो है, तो प्यारे विद्यार्थियों वेग उसका काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना बल नहीं है। बल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बल के ऊपर डिपेंड करता है संवेग। ये लिखा हुआ मैंने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि अगर बल ज्यादा होगा तो संवेग भी ज्यादा होगा। इसमें बल नहीं है तो इसीलिए धकेल नहीं पा रहा, उस वस्तु को वेग में नहीं ला पा रहा। और जब 40 किलो की वस्तु थी तो बड़ी आसानी से धकेल रहा है, क्योंकि उतना बल इसके अंदर है। तो कहा जा रहा है कि बल जो संवेग के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बल ज्यादा तो संवेग भी ज्यादा, बल कम तो संवेग भी कम, मोमेंटम भी कम। अब देखिए इसके एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सेकंड लॉ के एग्जांपल कर लेते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के। इसने कहा कि जो बल है वो संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। क्या वास्तव के अंदर ऐसा है? तो देखिए इसको जान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कुछ एक उदाहरण के साथ। एग्जांपल नंबर 1, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद और टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। टेनिस गेंद, बच्चे पता क्या टेनिस बॉल से खेलेंगे और लेदर बॉल से नहीं खेलेंगे, टेनिस वाली से खेलेंगे। कारण
एक तो चोट नहीं लगती उससे, चोट क्यों नहीं लगती उसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे। दूसरा, कैच करना बड़ा आसान होता है, बड़ी इजीली उसको कैच कर लेते हैं। कारण क्या होता है कि वो जो है लेदर बॉल जो है वो हमारे हाथ के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो ज्यादा लगाती है। तो और दूसरी जो बॉल है, टेनिस बॉल है, कोस्को की बॉल है, वो हाथ के ऊपर फोर्स कम लगाती है। कारण वो भारी होने के कारण अत्यधिक वेग से ऊपर से नीचे की ओर आती है। भारी है, वेग ज्यादा, वेग ज्यादा, संवेग ज्यादा। क्योंकि वेग किसके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे विद्यार्थियों? वेग और संवेग ये भी दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर वेग ज्यादा होगा तो संवेग भी ज्यादा होगा, और अगर संवेग ज्यादा होगा तो लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। देखिए, वेग ज्यादा, संवेग ज्यादा, संवेग यानी मोमेंटम ज्यादा, फोर्स ज्यादा। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि दोनों बच्चे समझ जाएं। साइंस वाले तो दोनों समझ सकते हैं, लेकिन जो नॉन साइंस के हैं वो हिंदी ही समझ पाएंगे, इसलिए मुझे हिंदी में बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, फोर्स ज्यादा। दोबारा सुन लीजिए, वेग ज्यादा, संवेग ज्यादा। संवेग ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा। इसका उल्टा भी समझ लीजिए, वेग कम यानी वेलोसिटी कम तो मोमेंटम भी कम, ठीक है? संवेग भी कम, संवेग कम तो बल भी कम। तो यही तो होता है कोस्को की बॉल में कि वो कम वेग से नीचे की ओर आती है, हल्की होती है तो धीरे धीरे आती है, जिस कारण से हमें चोट नहीं लगती। क्योंकि कम वेग से आएगी, कम वेलोसिटी से आएगी तो मोमेंटम भी यानी संवेग भी कम होगा, और अगर मोमेंटम कम होगा तो उसका हमारे हाथ के ऊपर लगने वाला फोर्स यानी बल भी कम होगा। तो बड़ी आसानी से बच्चे उसको कैच कर लेते हैं। जबकि लेदर की बॉल से बच्चे स्टार्टिंग में खेलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो चोट मारती है, क्योंकि वो अधिक वेग से आती है। अधिक वेग से आने के कारण वो हाथ पर अधिक बल से गिरती है, जिस कारण से चोट लग जाती है। तो ये होता है। लेकिन उसका भी मैं आपको एक तोड़ बताऊंगा कि लेदर की बॉल को कैच करें और बिल्कुल चोट न लगे, जैसे हम कोस्को की बॉल को करते हैं। तो उसके पीछे कैसे काम कर सकते हैं न्यूटन के सेकंड नियम का यूज करके। ये रहा, क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद की वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट न लगे। अब इसके पीछे का भी लॉजिक, ये गेंद है और कैच करते समय खिलाड़ी क्या करता है? हाथ को पीछे की ओर कर लेता है। उसके पीछे की ओर करने के पीछे का कारण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कि वो गेंद आ रही है यहां से आ रही है गेंद, वो गेंद आ रही है, वो कैच कर रहा है। तो जब वो गेंद पूरे वेग से आ रही है तो हाथ उसका यहां पर है। जैसे गेंद उसके हाथ में पहुंचने वाली है, बिल्कुल पहुंचने वाली है, जस्ट 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में वो गेंद पहुंच जाएगी। गेंद यहां पर है, बिल्कुल यहां पर है, तो वो हाथ को उसी समय पीछे की ओर कर लेता है। क्योंकि होता क्या है, पीछे की ओर करने के दौरान उस गेंद का जो वेग है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब वो हाथ को बिल्कुल पीछे कर लेता है तो इतने कम फोर्स से वो गेंद हाथ के अंदर लास्ट तक पहुंचती है कि उसको चोट नहीं लगती। इसका इस्तेमाल बच्चे भी बखूबी करते हैं। हमने अक्सर देखा कि जब टीचर बच्चों को डंडा मारता है, देखिए इसी का काम, जैसे मैंने अभी बताया ना कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच करते समय गेंद हाथ को पीछे की ओर कर लेता है, जिस कारण से गेंद का वेग कम हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि हाथ तक पहुंचने में समय बढ़ जाता है। यहां पहुंचता तो जल्दी पहुंचता, यहां पहुंचता तो गेंद हाथ में देर से पहुंची। अगर समय बढ़ गया ना तो वेग अपने आप कम हो जाएगा। टाइम को बढ़ा दो, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस प्रकार चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है? जो वेग होता है ना, वेग यानी वेलोसिटी, वो होता है विस्थापन बटे समय यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और टाइम और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं। वेग और समय एक दूसरे के उल्टा हैं। तो समय को बढ़ा दो, वेग कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी यानी वेग कम हो जाएगा, तो संवेग भी कम हो जाएगा यानी मोमेंटम भी कम हो जाएगा। मोमेंटम कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। और ये जो समय और वेग ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो सिमिलर हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी समानुपाती हैं। वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो घटेगा। संवेग और बल भी समानुपाती है कि दोनों में से एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दोनों में से एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि
जो समय और वेग है, वेलोसिटी और टाइम है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, इनवर्सली हैं। एक बढ़ा दूसरा घटा, दूसरा बढ़ा पहला घटा, पहला बढ़ा दूसरा घटा। तो होता क्या है, जब हम गेंद को कैच करते हैं तो समय को बढ़ा लेते हैं, जिस कारण से हाथ को चोट नहीं लगती। ठीक है, यही बच्चे करते हैं। जब टीचर डंडा मारता है ना, यहां से डंडा लेके आता है, पूरी स्पीड से लगता है और हाथ को बहुत ज्यादा चोट लगती है प्यारे बच्चों। बच्चे चिल्लाने लगते हैं, सर मर गया। अब कुछ शातिर किस्म के बच्चे होते हैं जिनको न्यूटन की गति का दूसरा नियम पता होता है। वो क्या करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं। टीचर ने डंडा मारा, अब टीचर यहां से डंडा लेके आ रहा है, पूरे वेग से लेके आ रहा है, वो बच्चे क्या करते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो वो जो वेग है ना, वो बनता ही नहीं है टीचर का। पूरे वेग कहां बनेगा, वो जब यहां लेकर के आएगा तो यहां से वेग उसका बनना स्टार्ट होगा। तो पीछे से डंडा लेके आ रहा है, उसका हाथ यहां पे है, टीचर उसी स्पीड से डंडा लेके आएगा कि यहां पे मारना है मुझे, यहां पे। शातिर किस्म का बच्चा क्या करता है, टीचर के वेग को ही कम कर देता है, हाथ को ऊपर ले जाता है ऊपर। ऐसा बहुत बार देखा है, चोट लगती ही नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि वेग तो बना ही नहीं, डंडे का वेग तो बना ही नहीं। तो ये करते हैं बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि टीचर तो अपने अनुमानित वेग से लेकर के आएगा, यहां से तो वो लेके आता है और यहां जाकर के उसकी वेग जो है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन बच्चा जब वेलोसिटी बढ़ने को होती है, उसी दौरान हाथ को ऊपर की ओर कर लेता है और बच्चे को चोट लगती ही नहीं। बाकी बच्चे चिल्ला रहे होते हैं और वो शातिर किस्म का बच्चा जिसको न्यूटन की गति का दूसरा नियम पता होता है, वो बड़ा खुश है, मार लीजिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो वो कारण उसके पीछे का जो लॉजिक है वो है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तीसरा और इंपोर्टेंट, अब जब भी कोई खिलाड़ी पोल जंप या हाई जंप लगाता है तो उसके नीचे गद्दे क्यों रखे होते हैं, उसके नीचे गद्दे क्यों रखे होते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूटन की गति का दूसरे नियम के अनुसार ऐसा ना करेंगे तो खिलाड़ी को चोट लग जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सिंपल बात है, भी गद्दे भी कूदेंगे तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन ये आपको पता कैसे चला? ये आपको न्यूटन की गति के दूसरे नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता लगा प्यारे विद्यार्थियों। एक व्यक्ति ने मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे व्यक्ति ने भी मकान की दूसरी मंजिल से ही छलांग लगाई, लेकिन वो भाग के खड़ा हो गया। कारण यह था कि पहले व्यक्ति ने पक्के फर्श पे छलांग लगाई और दूसरे व्यक्ति ने गद्दे के ऊपर छलांग लगाई। अब यहां पर भी न्यूटन की गति का दूसरा नियम काम करता है, कैसे जान लेते हैं इसको भी। अब ये देख लीजिए कि ये महिला यहां पोल वाल्ट यानी कि जंप लगा रही है, हाई जंप है ये, और यहां पर ये रखा हुआ है गद्दा। अब जब ये इसके ऊपर गिरेगी गद्दे के ऊपर, तो केवल गद्दे पे गिरेगी ना कि जमीन पे। अब आप कहोगे कि सर इसमें नया क्या है? नया बताता हूं कि जब यह गद्दे पर गिरेगी, मान लीजिए गद्दा है, ठीक है, ये गद्दा है, महिला गद्दे पे गिरेगी तो गद्दा नीचे की ओर होगा। ये वाला गद्दा क्या होगा? नीचे की ओर होगा, ऐसे नीचे की ओर ऐसे प्रेस होगा, कारण लड़की का वजन। अब होगा क्या, चोट क्यों नहीं लगती? क्योंकि जब ये गद्दे पे गिरी तो पूरे वेग से गिरेगी, क्योंकि ऊपर से उसने जंप लगाया और गद्दे के ऊपर आई तो पूरे वेग से गिरेगी। लेकिन जैसे ये गद्दे के ऊपर गिरी तो हुआ क्या कि वो धरती तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगी, क्योंकि जितना ऊंचा गद्दा उतने ही ज्यादा समय लगेगा धरती तक पहुंचने में। तो धीरे धीरे जब वो गद्दे पे गिरी, गद्दा नीचे की ओर होगा तो उस लड़की का वेग कम हो जाएगा। क्योंकि वेग कम क्यों हो गया? क्योंकि धरती तक पहुंचने में उसका समय बढ़ गया। पहले वो हो सकता था एक या 1.5 सेकंड में नीचे की ओर गिरती, और अब वो 3 सेकंड में नीचे की ओर गिरेगी या 2 सेकंड में गिरेगी, तो समय बढ़ गया, तो वेग कम हो गया। वेग कम हो गया तो संवेग कम हो गया। संवेग कम हो गया तो उस लड़की का जो बल है धरती के ऊपर, जिस बल से वो गिरती, वो बल भी कम हो गया। उस कारण से उसको चोट नहीं लगी। गद्दे के पीछे का लॉजिक भी न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही है। कैसा लगा? मजा आ रहा होगा ना प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तीसरा नियम भी लगे हाथ कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ, ये क्या कहता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में मैं अगर इसको लिखूं, टू एवरी एक्शन, कोई भी काम अगर आप करोगे, देयर विल बी ए रिएक्शन, उसके बदले में भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो पोल्यूशन भी होगा, ठीक है ना। देयर विल बी ए रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज इक्वल
एंड अपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कोई अगर इधर बल लगा रहा है, उधर से भी बल लगेगा, जितना इधर से लगेगा उतना ही उधर से लगेगा। अगर ये दिशा इधर है तो उसकी दिशा इधर होगी। यानी कि कोई भी अगर क्रिया होती है उसके बदले में प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होती है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे? मैं आपको समझाता हूं, सिंपल। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो आप एग्जाम भी पास करोगे। आप पढ़ रहे हो तो आप एग्जाम भी पास करोगे, क्योंकि आप कर रहे हो क्रिया, उसके बदले में आपको मिलेगी प्रतिक्रिया। ये तो एक सिंपल सी बात थी। अब मैं आपको एक्टिविटी के माध्यम से बताता हूं। मेरे हाथ में गेंद है, मेरे हाथ में गेंद है और मैंने इस गेंद को दीवार पे मारा। दीवार पर मारने के बाद वो गेंद मेरी तरफ ही वापस आ गई। मैंने उसको धीरे से मारा, वो धीरे से वापस आई। मैंने उसको थोड़ा तेज मारा, वो तेज वापस आई। मैंने और तेज मारा, वो और तेज वापस आई। कारण मैंने की क्रिया, मैंने किया एक्शन। दीवार के ऊपर लगने के बाद गेंद में हुआ रिएक्शन। मेरी दिशा थी दीवार की तरफ, गेंद दीवार पर लगने के बाद आई मेरी तरफ। तो कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके बदले में प्रतिक्रिया होती है, और वो बराबर होती है। यानी कि अगर धीरे फेंकूंगा तो धीरे ही आएगी, तेज फेंकूंगा तो तेज ही आएगी। अगर बचपन में किसी टीचर ने आपको डांटा हो तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, कि टीचर के द्वारा गाल पर लगने वाला चांटा न्यूटन की गति के तीसरे नियम की याद दिला देता है। कैसे? अगर टीचर ने गाल के ऊपर चांटा लगा दिया, अगर धीरे से लगाया तो हो सकता है आप आराम से भी लग गया कोई बात नहीं। अगर तेज लगाया तो टीचर की तरफ बच्चों को ऐसे घूरते हुए देखते हुए देखा जाता है कि बहुत तेज मार दिया भाई। कारण उसके पीछे क्या होता है कि टीचर ने किया एक्शन, बच्चे का होगा रिएक्शन। अगर तेज मारा तो होगा तेज रिएक्शन। टीचर ने किधर मारा? बच्चे को मारा। बच्चे की हिम्मत तो नहीं हो रहा, लेकिन मन ही मन कोस रहा है, गालियां दे रहा है टीचर को। धीरे से मारा तो हो सकता है कि वो उतना ना कोसे, लेकिन तेज मारा तो बहुत मार दिया भाई, बहुत बहुत जालिम किस्म का टीचर है। इस टाइप से बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो कारण उसके पीछे न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। कुछ एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए कुछ एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। मेरे हाथ में है बंदूक, यहां रख रखी है, ठीक है, और मैंने उसको क्या कर रखा है, तीनों जो उसके ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर और सामने का जो होता है, वो एक डायरेक्शन में करके मैंने उसको गोली चला दी। गोली चलाते गोली आगे गई, लेकिन मेरा कंधा पीछे की ओर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कंधे की पूरी सपोर्ट रखिए। कारण क्या होता है कि बुलेट जिस स्पीड से आगे जाएगी, बंदूक को उतनी ही स्पीड से पीछे की ओर धकेल देगी, जिससे चोट भी लग सकती है। कारण उसके पीछे का जो कारण है वो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। कहा जाता है ना कि दो नावों पर पैर मत रखो, डूब जाओगे। ये मुहावरे, ये लोकोक्तियां ऐसे ही नहीं बनी, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है प्यारे विद्यार्थियों, कि दो नावों पर सवार कभी मत होना। तैयारी करना तो डट के करना, ये नहीं कि ये बन जाऊंगा नहीं तो वो बन जाऊंगा, वो नहीं बना तो ये बन जाऊंगा। दो नाव पर सवारी करने वाले नाविक अक्सर डूब जाया करते हैं। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी उम्मीदों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये महिला यहां से नाव पर जंप लगाएगी। ठीक है, होगा क्या कि अगर यह इधर जाएगी तो नाव इधर खिसक जाएगी। ठीक है, और नाव की तरफ जाएगी तो नाव फिर भी इधर खिसक जाएगी। होगा क्या कि जमीन इसके पानी के अंदर गिरेगी। यही नाव से नीचे उतरने वालों में होता है। मैं नाव पे खड़ा हूं और मेरे सामने धरती है, तो मैं जब भी जंप लगाऊंगा तो मेरे जंप से, मेरे पैरों की फोर्स से नाव पीछे की ओर होगी, तो मेरा जंप उतना कारगर नहीं होता, क्योंकि नाव थोड़ी पीछे की ओर चली जाती है। मेरी अनुमानित जो जंप था, लॉन्ग जंप, वो 5 या 6 फुट था, लेकिन नाव के पीछे 2 फुट चले जाने के कारण वो दूरी 8 फुट हो गई, जिस कारण से मैं
जमीन के ऊपर न कूद करके पानी में ही गिर जाता हूं। उसके पीछे का जो लॉजिक काम करता है वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही करता है प्यारे विद्यार्थियों। तीसरे नियम के अंदर एक और है कि कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाए तो रस्सी टूट जाए। होता है ना कई बार, कुएं से पानी छोड़ो, दो कंपटीटर हैं, दोनों के बीच रस्सा कसी की प्रतियोगिता हो रही है और दोनों पूरे जोर से रस्सी को खींच रहे हैं। रस्सी टूट गई तो व्यक्ति क्या होगा, पीछे की ओर गिर जाता है। उसके पीछे का लॉजिक है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्योंकि कोई भी एक्शन होगा तो उसके बदले में रिएक्शन होगा और एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। रॉकेट जो है, रॉकेट साइंस कहते हैं ना कि रॉकेट साइंस नहीं है, कि सबसे मुश्किल कहा जाता है कि रॉकेट साइंस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रॉकेट ऊपर की ओर क्यों चला जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा हीट वो रिलीज करता है नीचे की ओर, बहुत ज्यादा गैसेस को नीचे की ओर रिलीज करता है। उन गैसेस के प्रेशर से रॉकेट ऊपर की ओर उड़ जाता है, क्योंकि गैसेस लगाती है नीचे की ओर दबाव, रॉकेट चला जाता है ऊपर की ओर। जितना दबाव ज्यादा लगाएंगी रॉकेट उतनी ही स्पीड से ऊपर जाएगा, क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान और विपरीत दिशा में होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कल के लेक्चर के अंदर हम कुछ एक फोर्स के अलग अलग टाइप्स के फोर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।